हेलो फ्रेंड्स, 70वें बीपीएससी के लिए हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्विक रिवीजन शुरू किए थे। इससे पहले हम लोग चक्रवात, बादल, वर्षा ये सब हम लोग सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एग्ज़ाम टाइम रिवीजन देख कर जाएंगे कि एग्ज़ाम से पहले आपको जस्ट क्या क्या रिवाइज करके जाना है। तो देखिए, हम लोग चक्रवात के बारे में पढ़ चुके हैं। चक्रवात में क्या होता है, बीच में निम्न दाब होता है। ठीक है, चक्रवात में बीच में क्या होता है, निम्न दाब होता है और बाहर से हवाएं अंदर की ओर आ रही होती। ठीक है, ये हम लोग देख चुके। उत्तरी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज होता है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं, आंख कहते हैं। चक्रवात के केंद्र को आंख कहते हैं और उसको टी स्केल द्वारा मापा जाता है। टोर्नेडो के बारे में जानते हैं। टोर्नेडो कीप के आकार का होता है। ऊपर का भाग पक्षाप बादल से जुड़ा होता है, नीचे का भाग भूमि से जुड़ा होता है। इसके आने से अंधेरा छा जाता है, मूसलाधार बारिश होती है और सब यह बहुत खतरनाक है। अमेरिका में आता है। ठीक है, जल स्तंभ क्या होता है, जब ये टोर्नेडो समुद्र के ऊपर चला जाता है तो इसे जल स्तंभ कहते हैं। ठीक है, प्रति चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात में केंद्र में क्या होता है, उच्च दाब होता है। केंद्र में हाई टेम्परेचर और बाहर की तरफ हवाएं निकल रही होती है। ठीक है, तो यह केंद्र की तरफ उच्च दाब और बाहर की तरफ हवाएं निकल रही होती है। और इसमें क्या होता है, केंद्र में उच्च दाब तथा बाहर की तरफ अपेक्षाकृत निम्न दाब होता है। यह खतरनाक नहीं होता है। इसमें विषुवत यानी उत्तरी गोलार्ध में जो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चक्रवात, प्रति चक्रवात होता है और दक्षिणी गोलार्ध में यह एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, चक्रवात का एक और चीज नहीं देखे थे। चक्रवात में क्या होता है, या तो यह अंडाकार होता है चक्रवात या भी आकार का होता है। ठीक है, लेकिन प्रति चक्रवात जो होता है वह गोलाकार होता है या भी आकार में होता है। ठीक है, प्रति चक्रवातों में मौसम साफ रहता है। ठीक है, और यह मौसम, इसमें क्या होता है, हवाएं ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। हवाएं क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर उतरती है। मतलब यह किस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, जबकि चक्रवात किस तरीके से होता है, चक्रवात होता है इस तरीके से, नीचे से ऊपर की ओर जा रही होती है। तो इसमें मौसम साफ रहता है प्रति चक्रवात में। वायु राशि क्या है, वायु की विशाल परत को वायु राशि कहते हैं। इसमें दो प्रकार की वायु राशि होती है, ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि। और ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको फ्रंट कहते हैं। ह्यूमिडिटी आपको पता है, वायु में उपस्थित नमी को ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसमें 5% लगभग वायुमंडल में आर्द्रता जो है वह 5% है, लेकिन आरामदायक वातावरण के लिए 60% चाहिए, इसलिए कूलर में पानी डाल दिया जाता है। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यानी आर्द्रता सामर्थ्य क्या होता है, आर्द्रता सामर्थ्य होता है जिसमें आर्द्रता अधिकतम ग्रहण करने की क्षमता को आर्द्रता सामर्थ्य कहते हैं। सैचुरेटेड या संतृप्त वायु किसको कहते हैं, जिसमें 100% सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है वो 100% होती है। निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता किसी भी क्षण वायु में जो नमी की मात्रा होती है उसे निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको किस में मापा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, ग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, ताप तथा दाब के परिवर्तन से निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, ताप तथा दाब से निरपेक्ष आर्द्रता बदल जाता है। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है किसी निश्चित तापमान पर जलवाष्प की मात्रा जो होती है, किसी निश्चित तापमान पर जलवाष्प की किसी निश्चित तापमान तथा आयतन में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, उस तापमान पर वायु, देखिए सापेक्षिक आर्द्रता को सिंपल याद रखिए, 100 नंबर। ठीक है, 100%, जितना मतलब कि एग्जाम में आप कितना मार्क्स ला सकते थे और कितना लाए हैं। ठीक है, यह निरपेक्ष आर्द्रता है, कितना लाए हैं और कितना ला सकते थे, 100 मार्क्स तक ला सकते थे। ठीक है, या 100% ला सकते थे, लेकिन आपने लाया कितना है, 20%। जलवाष्प की मात्रा जितनी अधिक होगी सापेक्ष आर्द्रता उतनी अधिक होगी। जलवाष्प का मात्रा जितना ज़्यादा आप नंबर लाएंगे परसेंटेज उसका उतना ज़्यादा आपका होगा। अगर हवा का तापमान बढ़ जाता है, तापमान अगर बढ़ जाए तो उसकी सामर्थ्य क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि गर्म हवा में ज़्यादा नमी सोखने का हिम्मत होता है। ठीक है, हवा की सापेक्ष आर्द्रता ही वाष्पीकरण का दर को और मात्रा को निर्धारित करती है। सापेक्ष आर्द्रता ही डिसाइड करता है कि वाष्पीकरण का दर कितना होगा और उसकी मात्रा कितनी होगी। वाष्पन क्या होता है, इवापोरेशन आपको पता है, जब जल ऊपर की ओर उठता है गर्म होके तो उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। खौल जाने को क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। संघनन क्या है, संघनन जब ऊपर जाके ठंडा होकर जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसको संघनन कहते हैं।
संघनन वाष्पीकरण का विपरीत है, ठीक है। ओस क्या होता है? जब संघनन की क्रिया धरातल पर हो जाए तो उसको ओस कहते हैं। कोहरा क्या होता है? जब संघनन की क्रिया धरातल से कुछ ऊंचाई पर हो तो उसको क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं, जिसमें दिखाई नहीं देता है या 300 मीटर तक इसकी दृश्यता होती है। सामान्यतः कोहरा सूर्योदय के पश्चात जो होता है वह अधिक होता है और दोपहर तक यह छट जाता है, ठीक है। कुहासा क्या होता है? कुहासा भी कोहरा की तरह ही होता है, लेकिन इसमें दृश्यता अधिक होती है। बादल क्या होता है? जब संघनन की प्रक्रिया बहुत ऊंचाई पर हो तो इसको क्या कहते हैं? बादल कहते हैं। पाला या तुषार किसको कहते हैं? जब ओस जो हो वह ओस के समान होता है लेकिन यह ठंडा होकर जम जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? पाला या तुषार कहते हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? खेतों में पानी डाल दिया जाता है। हिमपात आपको पता है, स्नोफॉल। ओसांक बिंदु क्या होता है? यह वह तापमान को दर्शाता है जिस पर संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, ठीक है, जिसमें कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। अगर 0 डिग्री या उससे अधिक पर कंडेंसेशन हो रहा है तो क्या होगा? ओस, कोहरा, कुहासा, बादल का निर्माण होगा। लेकिन अगर 0 डिग्री से कम पर बन रहा है, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा? यह पाला या तुषार हो जाएगा, ठीक है। बादल देखते हैं। बहुत ऊंचाई पर जाने के बाद वह क्या होता है? संघनित हो जाता है पानी, उसको कहते हैं उसके बाद वह गिरने मतलब कि वह बादल के रूप में बन जाता है, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन के बाद भी बादल का निर्माण होता है। वाष्पोत्सर्जन यानी कि ट्रांसपीरेशन, ठीक है। चलिए, पृथ्वी पर ऊष्मा को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? बादल जरूरी है। संपूर्ण पृथ्वी का 50% क्षेत्र पर बादल है। चलिए, कम घनत्व तथा स्थानांतरण के कारण उड़ते हैं समुद्री क्षेत्र पर वर्षा अधिक होती है। समुद्री क्षेत्र पर क्या होगा? वर्षा अधिक होगा, क्योंकि वहां पर हमेशा इवापोरेशन होते रहता है। और समान बादल वाले क्षेत्र को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ्ट कहते हैं। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। वायुमंडल के स्तरों के आधार पर देखा जाए तो बादल जो है मुख्यतः क्षोभ मंडल तक ही सीमित रहता है, क्षोभ मंडल से ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। ऊंचाई के आधार पर बादलों को बांटा जाता है। और किसने वर्गीकरण किया? ल्यूक हावर्ड ने 1802 ईस्वी में ल्यूक हावर्ड ने। निम्न स्तरीय बादल जो होता है 2 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक क्या होता है? मध्य स्तरीय। और सबसे ऊंचाई तक क्या होगा? वह हो जाएगा उच्च स्तरीय बादल, 12 किलोमीटर तक, ठीक है। अब उच्च स्तरीय बादल में 3 तरह के बादल होते हैं। पक्षाप बादल में क्या क्या याद रखना है आपको? सफेद रंग का बादल होता है, पंखों के समान प्रतीत होता है, बादल पतले होते हैं, बिखरे होते हैं, ठीक है। सघनता कम होती है जिसके कारण सूर्य प्रकाश आ जाता है। मोती की माला भी कहते हैं, ठीक है। मोती की माला क्यों कहते हैं? क्योंकि यह चक्रवात का सूचक होती है, ठीक है। बर्फ के कारण इसको मोती की माला कहते हैं। पक्षाभ स्तरीय बादल क्या होता है? पक्षाभ स्तरीय बादल जो होता है यह दूधिया रंग का होता है, सूरज छिप जाता है इसमें, चादर के समान फैला होता है और प्रभा मंडल का निर्माण करता है, ठीक है। कपासी बादल को देखते हैं। पक्षाभ कपासी बादल ये समूह में पाए जाते हैं, इनसे छाया नहीं बनती, इसे मिरेकल स्काई कहते हैं। पक्षाभ कपासी बादल को मिरेकल स्काई कहते हैं, ठीक है। ठीक है। मध्य स्तरीय बादल को देखते हैं। 2 भागों में बांटे जाते हैं। उच्च स्तरीय बादल, मध्य स्तरीय बादल के दो पार्ट हैं, ठीक है। एक है उच्च स्तरीय बादल जिसमें लगातार वर्षा होने की संभावना होती है, यह नीले और भूरे रंग का होता है, वर्षा होती नहीं है। लेकिन उच्च कपासी बादल कैसे होते हैं? यह पताका मेघ कहलाता है, इसे बैनर क्लाउड भी कहते हैं, ठीक है। यह लहरदार के रूप में रहता है। इस तरीके से वायु की लंबवत धाराओं के कारण इनका विकास ऊपर की ओर होता है, यह बहुत ऊपर की ओर होता है, ठीक है। इसमें इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। इसमें क्या दिखाई देता है? इंद्रधनुष की छटा। याद रखिएगा, उच्च कपासी बादल में इंद्रधनुष की छटा दिखाई देती है। अब निम्न स्तरीय बादल में देखते हैं। तो पहला क्या है? कपासी बादल है। इससे वर्षा नहीं होती है, मेघ साफ होने का सूचक है। यह क्या सूचक है? किसका? मेघ साफ होने का। इनका विस्तार सघनता अधिक होती है, जिससे आकाश में यह रुई के ढेर के समान नजर आता है या फूल गोभी के समान नजर आता है, इस तरीके से। चलिए, अस्तरीय बादल देखते हैं। इससे वर्षा नहीं होती है। इन बादलों का लंबवत ऊंचाई कम लेकिन क्षैतिज विस्तार अधिक होता है। यह लंबवत ऊंचाई कम है लेकिन क्षैतिज विस्तार बहुत ज्यादा है, ठीक है। यह मेघ परतदार होती है। इसका निर्माण ऊष्मा के क्षय या विभिन्न तापमानों पर हवा के मिश्रण से होती है। चलिए, इसका जरूरी नहीं इतना, ये देख लेते हैं। वर्षा स्तरीय बादल। अब यह वर्षा स्तरीय बादल और कपासी वर्षा बादल जो है, इससे क्या होता है? वर्षा होती है। इससे फुहारे जैसा वर्षा होता है, ठीक है। धीमी वर्षा होती है, भूरे रंग का होता है। ये बादल नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की तरफ खड़ा प्रतीत होता है, विस्तृत क्षेत्रों में फैला होता है।
सघनता अधिक होने के कारण अंधकार छा जाता है। ठीक है, चलिए कपासी वर्षा बादल देखते हैं, इससे सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। उसके बाद ये लंबवत विस्तार बहुत ज़्यादा होता है, इस तरीके से इसमें इसमें सब तरह का होता है, वर्षा होता है, ओलावृष्टि, तड़ित, झंझावात, सब कुछ इसी से होता है। ठीक है, चलिए वर्षण क्या है ये तो हम लोग देख ही लिए। वर्षा क्या है, जल बूंद भारी होकर नीचे जब जमीन पर गिर जाता है तो उसको वर्षण कहते हैं। वर्षण के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या है, पहला है जल का वाष्पीकरण होना, इवापोरेशन होना, आर्द्रता ग्राही नाभिक की उपस्थिति होना, वायु में जलवाष्प की मात्रा होना। ठीक है, वायु में अगर जलवाष्प की मात्रा नहीं होगा तो वर्षा नहीं हो पाएगा, जैसे कि राजस्थान में नहीं हो पाता। वायु का आरोहण होना, वायु का आरोहण मतलब वायु चलना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद वायु का संतृप्त होना, संघनन होना। ठीक है, जब संघनन 0 डिग्री या उससे कम तापमान पर होता है तो जलवाष्प जो है वह हिम कणों के रूप में बरसता है। जब 0 या उससे कम पे होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हिम कणों में बरसता है। हिम कणों में क्यों, क्योंकि वह बर्फ के रूप में बदल जाता है। 0 या उससे अधिक डिग्री, उससे अधिक तापमान पर होगा तो क्या होगा, यह जल बूंदों के रूप में बरसता है। जब जल की बूंद और हिमकण दोनों एक साथ बदलते हैं, मतलब एक साथ किसी क्षेत्र पर पड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सहिम वर्षा या मिश्रित वर्षा कहते हैं। वर्षा के रूप देख लेते हैं। पृथ्वी पर वर्षा कई रूपों में होते हैं। ठीक है, पहला बूंद जल की बूंदों के रूप में, हिमकण के रूप में, ठोस बर्फ के रूप में, कभी कभी दोनों रूप में। ठीक है, यानी बर्फ और जल दोनों के रूप में। ठीक है, अब देखते हैं, पहला है फुहारा। फुहारा कब होता है, जब 0.5 मिलीमीटर से भी कम व्यास वाली बूंदों के रूप में होता है, इसे फुहारा कहते हैं। मतलब जो बूंद होगा वह 0.5 मिलीमीटर का से भी कम का व्यास होगा। ठीक है, बूंदों का निर्माण हिमकणों या जब हिमकण का जो बादल जो होता है वह हिमकण के रूप में बरस रहा होता है और वह एक दूसरे से जब टकराते हैं तो इससे क्या होता है, परस्पर मिलने से या फुहारे के रूप में बदल जाते हैं। फुहारा सदैव निम्न स्तरीय मेघों द्वारा होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता है कि उच्च स्तरीय और मध्य स्तरीय से वर्षा होता ही नहीं है। सहिम वर्षा किसको कहते हैं, सहिम वर्षा में बूंद वर्षा की बूंदों के साथ हिमकण दोनों गिरते हैं। ठीक है, तब इसको क्या कहते हैं, सहिम वर्षा कहते हैं। वर्षा, जब वर्षा की बूंदें ऊपरी गर्म वायु से निचली ठंडी वायु में प्रवेश करती है तो वे जम जाते हैं। ऊपर से जब गर्म वायु से वह नीचे ठंडी वायु में प्रवेश करता है तो यह क्या होता है, यह जम जाता है और भूतल पे यह छोटी छोटी गोलियों के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जब सहिम वर्षा किसी क्षेत्र में सीमित मात्रा में जब यह होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है जल और क्या कहते हैं, बर्फ दोनों, तो इसको कर्कापात कहते हैं। ठीक है, कर्कापात याद रखिएगा, सीमित मात्रा में समय एवं क्षेत्र की दृष्टि से कभी कभी होने वाला। जब यह कभी कभी होता है, हमारे यहाँ देखते हैं हमेशा नहीं होता ये चीज, तो इसको क्या कहते हैं, कर्कापात कहते हैं। स्नोफॉल आपको पता है, ठीक है, 0 डिग्री से जब कम नीचे के तापमान पर संघनन होता है तो इससे स्नो बन जाता है, यानी कि हिम बन जाता है, जिसे हिमपात होने लगता है। बड़े बड़े कण अगर गिरे तो इससे बड़े हिमकण को क्या कहते हैं, स्नोफ्लेक्स कहते हैं। यह हमेशा किधर होता है, अक्सर पश्चिमी हिमालय या मध्य उच्च अक्षांशीय प्रदेशों में शीतकाल के समय में होता है। ओलावृष्टि क्या होता है, जब 5 से 50 मिलीमीटर व्यास वाला बूंद बन जाए तो इसको क्या कहते हैं, ओलावृष्टि कहते हैं। यह कपासी वर्षा मेघ से होता है। कपासी वर्षा मेघ यानी सबसे नीचे वाला जो होता है। उसके बाद देखते हैं बादल फटना। बादल फटना क्या होता है, बादल फटना अचानक मतलब कि तूफान, भीषण गर्जन, मतलब तूफान, भीषण गर्जन और तीव्र के साथ जब तीव्र गति से जब वर्षा होती है तो इसको क्या कहते हैं, बादल फटना। होता क्या है कि जब यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, जा रहा था बादल, ठीक है, अचानक टकरा के और बहुत ज्यादा गिर जाता है तो इसको क्या कहते हैं, मतलब सारा का सारा बहुत ज्यादा बादल उसमें पानी, आर्द्रता बहुत ज्यादा रहता है, हल्का सा भी टकराने से बहुत ज्यादा पानी मतलब बहुत ज्यादा वर्षा होने लगता है, जिसको क्या कहते हैं, बादल फटना कहते हैं। ठीक है, चलिए यह कब होता है, जब वातावरण में अधिक नमी हो, हवा का कुछ रुख कुछ ऐसा हो कि दबाव से वो ऊपर की ओर उठता है। जब वो ऊपर की ओर जा रहा होता है, मतलब ऐसे पहाड़ है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, बादल इस तरीके से जा रहा है, लेकिन वह टकरा जाता है और यहाँ पर खूब सारा वर्षा हो जाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बादल फटना। चलिए या इसको क्यूम्यूलोनिम्बस कहते हैं, क्यूम्यूलोनिम्बस भी कहते हैं। यह मैदानी क्षेत्रों में कम होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक होता है। ठीक है, यह कब कब होता है, यह मानसून में होता है, ठंड, क्योंकि मानसून के टाइम में ही गर्म और ठंडी दोनों तरह की हवाएं मौजूद होती है। तड़ित झंझा क्या होता है, तड़ित झंझा तूफानी वर्षा का एक प्रकार है। इसमें बिजली के गरज के साथ
धूल भरी आंधी, भारी वर्षा सब कुछ होता है, ओलावृष्टि सब कुछ इसमें हो जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कपासी वर्षा मेघों द्वारा होती है। यह वर्षा ऋतु एवं ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः दोपहर के बाद या शाम को होती है। ठीक है, यह कब कब होता है? ग्रीष्म ऋतु या वर्षा ऋतु में दोपहर के बाद या शाम में होती है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले आर्द्रता युक्त बादल जरूरी है। ठीक है, यानी कि ऐसा बादल जिसमें आर्द्रता बहुत हो। अस्थिर हवा, बिजली की उपस्थिति, तेजी से ऊपर उठती गर्म हवा सम्मिलित रूप से तड़ित झंझा का निर्माण करवाती है। बिजली चमकना क्या होता है? बिजली चमकना होता है जब दो तरह का बादल होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है, दोनों जब आपस में टकराता है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब एक दूसरे में बिजली पैदा होती है, और बिजली जो होती है वो हवा के कांटेक्ट में आने से उसमें चमक दिखाई देता है। ठीक है, जब धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल आपस में टकराते हैं तो अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। इसी दौरान दोनों तरह के बादलों के मध्य हवा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और इसी से रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। ठीक है, रेनफॉल आपको पता है, वर्षा। चलिए, इसमें 3 तरह के वर्षा होते हैं। संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कहाँ पर होता है? विषुवत रेखीय क्षेत्र पे होता है। ठीक है, अधिक बादल बनाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए अधिक बादल बनता है। प्रतिदिन 2 से 4 बजे तक यह वर्षा होती है, लेकिन फुहारे के रूप में होती है। ठीक है, मूसलाधार नहीं होती है। चक्रवाती वर्षा किसको कहते हैं? चक्रवाती वर्षा कहते हैं, यह समुद्र के किनारे होता है। समुद्र का जल भाप बनकर बादल बन जाता है और अपने समीप वाले स्थल पर बरस जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? चक्रवाती वर्षा कहते हैं। पर्वतीय वर्षा किसको कहते हैं? जब कोई बादल आकर पर्वत से टकरा जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? पर्वतीय वर्षा कहेंगे। यह सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अधिकांश क्षेत्र में यह पर्वतीय वर्षा होता है। कृत्रिम वर्षा क्या होता है? इसमें सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, और सारे जो आसपास के नमी होते हैं वह सिल्वर आयोडाइड अपने में क्या करता है? अपने में वह आकर्षित कर लेता है, और उसके बाद इस तरह के मेघ विजन को इसे मेघ विजन या क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। इस वर्षा को रोकने के लिए रॉकेट छोड़े जाते हैं। ठीक है, जिससे बादल बिखर जाता है। ठीक है, अब कुछ स्मरणीय तथ्य जो था वह 35 से 40 डिग्री के बीच क्या होता है? व्यापारिक पवनें होती है। व्यापारिक पवनें इस तरीके से बहती है, इस तरीके से। ठीक है, जिससे क्या होता है कि किसी भी महाद्वीप के कॉन्टिनेंट के पूरब तरफ में ज़्यादा वर्षा करवाता है, पश्चिम तरफ में कम वर्षा करवाता है। कहाँ पर? 35 से 40 डिग्री। लेकिन यही जब हम लोग 45 से 60 डिग्री की तरफ जाएंगे तो यह क्या होगा? यहाँ पर पछुआ पवनें चल रही है, जो कि इस तरीके से चलती है, इस तरीके से। ठीक है, तो यह क्या होगा? कोई भी कॉन्टिनेंट का पूरब साइड में ज़्यादा वर्षा करवाएगा और पश्चिम में कम करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मानचित्र पर वर्षा के वितरण को कैसे दिखाया जाता है? आइसो हाइट के द्वारा दिखाया जाता है। सर्वाधिक वर्षा जो होता है पर्वतीय वर्षा के रूप में होती है। आइसो हाइट के रूप में दिखाया जाता है पर्वतीय वर्षा, सर्वाधिक वर्षा इसी से होता है। तड़ित झंझावात में हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। ठीक है, तड़ित झंझा में क्या होता है? हवाओं की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में क्या होता है? 3 से 4 बजे तक रोज बारिश होता है, संवहनीय बारिश। इसको 4 o'clock रेन कहते हैं। राजस्थान में मूसलाधार वर्षा जो होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है, जिसे मावट कहते हैं। अब ये सब थोड़ा क्वेश्चन है, जिसमें काफी सारा क्वेश्चन हमको लगता है बहुत इजी था, इसलिए ये सब हम लोग नहीं देखेंगे। पहला टी स्केल आपको पता है। टी स्केल चक्रवात की शक्ति को मापने के लिए करते हैं। टोर्नेडो पता है। टोर्नेडो कहाँ पर आता है? कैरेबियन सागर, या इसको उत्तरी अमेरिका बोल सकते हैं। हरिकेन कहाँ पर चलता है? मिसिसिपी, यानी कि उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में। ठीक है, मिसिसिपी घाटी में। फिलीपींस, जापान, चीन सागर, ये सब में तूफान चलता है, टाइफून। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है? विली। हमारे यहाँ पर साइक्लोन। ठीक है, उसके बाद इसमें और कोई क्वेश्चन वैसा नहीं लग रहा है हमको। देखते हैं। डोलड्रम आपको पता है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे डोलड्रम का क्षेत्र होता है। मोती की माला या माता किसे कहते हैं? पक्षाभ मेघों को। अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात क्या है? वर्षास्त्री मेघ। वर्षास्त्री मेघ या कपासी वर्षा मेघ को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। ऑक्टास मापनी क्या होता है? ठीक है, ऑक्टास मापने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेघ आच्छादन की मात्रा को मापने के लिए ऑक्टास मापनी का प्रयोग किया जाता है, मेघ आच्छादन की मात्रा को मापने के लिए। नेफोमीटर क्या होता है? नेफोमीटर बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए। ठीक है, यह दोनों याद जरूर रखिएगा। ऑक्टास मापनी मेघाच्छादन की मात्रा को नापने के लिए, और नेफोमीटर होता है बादलों की दिशा मापने के लिए।
ठीक है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा मेघ होता है? पक्षाभ मेघ। ठीक है, आगे और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइट कहते हैं। ऐसे तो ये पहले भी पढ़ चुके थे। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? तो यह मानसिनरम होता है। सबसे शुष्क जगह कौन सा? अटाकामा। यह कहाँ है? चिली में है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड के यूज करते हैं। रेगिस्तान में वर्षा अवक्षेप क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ कम आर्द्रता कम होती है। ठीक है, उसके बाद सर्वाधिक ऊंचाई पर पक्षाभ स्तरी किस प्रकार के, ये सब तो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, मेघों का निर्माण कैसे होता है? मेघों का निर्माण होता है इस अस्थिर वायु द्वारा मेघों का निर्माण होता है। पक्षाभ मेघों का रंग श्वेत और बनावट किस तरीके का होता है? बनावट जो होता है पक्षी के पैरों की तरह होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्विक रिवीजन, एग्जाम टाइम रिवीजन हो गया। एग्जाम टाइम में आप ये फटाफट पढ़ के जाइएगा। आपको अगर आप पहले से वीडियो देखे हुए हैं या पहले से कहीं पर भी पढ़े हुए हैं तो ये आप फटाफट रिवाइज करके जाइए। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से। थैंक यू।